हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। तो आज से हम लोग क्लास 7 का एसएसटी जो होता है सोशल साइंस, उसको शुरुआत करने जा रहे हैं। और उसके अंतर्गत हम लोग पहला चैप्टर देखने जा रहे हैं जिसका नाम है आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण। ठीक है ना, क्या देखने जा रहे हैं? हमारा पर्यावरण। तो चैप्टर का नाम है आवर इन्वायरमेंट, है ना। आवर इन्वायरमेंट बोलिए या नेचुरल इन्वायरमेंट बोलिए, है ना। और इन्वायरमेंट का हिंदी क्या होता है? इन्वायरमेंट का हिंदी होता है पर्यावरण। पर्यावरण। इन्वायरमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? पर्यावरण। ठीक है। अब देखते हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है लिथोस्फीयर के बारे में, है ना, थलमंडल के बारे में, हाइड्रोस्फीयर के बारे में, जलमंडल के बारे में, एटमॉस्फेयर जो कि हमारा वायुमंडल होता है, बायोस्फीयर जो हमारा जैवमंडल होता है, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है, और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है ना। इसको बोलते हैं मानव पर्यावरण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मानव पर्यावरण। इसको थलमंडल और इसको जलमंडल और इसे वायुमंडल और इसे जैवमंडल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? जैवमंडल। तो चलिए अब देखते हैं एक एक करके कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और उसको कैसे हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात आता है किसका? इन्वायरमेंट का। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो क्या है इसमें? इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट का हमने हिंदी आपको बता दिया, किसका मतलब होता है? पर्यावरण। तो सबसे पहले देखना है इस चैप्टर में कि इन्वायरमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, इन्वायरमेंट का परिभाषा क्या होता है। तो यहाँ पे लिखता है कि इन्वायरमेंट ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड इन्विरॉन मीनिंग नेबरहुड। कहता है कि ये जो इन्वायरमेंट है ना, ये जो इन्वायरमेंट है वो किस शब्द से बना हुआ है? इन्विरॉन शब्द से बना हुआ है। और इन्विरॉन का मतलब क्या होता है? इन्विरॉन का मतलब होता है हमारे आसपास का। नेबरहुड मतलब क्या होता है? नेबरहुड मतलब पड़ोस, पास पड़ोस ना, पड़ोसी, पड़ोस। यानी कि हमारे आसपास जितने भी चीज़ हैं सब क्या कहलाते हैं? नेबरहुड कहलाते हैं। तो इस इन्विरॉन शब्द का मतलब क्या है? पड़ोस। ठीक है, नेबरहुड है। समझ गए आप? तो अगला अब है कि एनीथिंग दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज इन्वायरमेंट। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा डिफिनीशन हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इन्वायरमेंट तो आप लोग क्या बोलेंगे? वैसा कोई चीज़ जो हमको आसपास घेरे हुआ है वो क्या कहलाएगा? इन्वायरमेंट कहलाएगा। एनीथिंग दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज इन्वायरमेंट। ठीक है। अब अगला बात इसमें आता है कि हमारे इन्वायरमेंट में कौन कौन से पार्ट होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में देखते हैं तो नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या हो जाएगा? हमारा एटमॉस्फेयर आ जाएगा, हाइड्रोस्फीयर आ जाएगा। एटमॉस्फेयर में क्या होता है? बेसिकली एयर होता है। हाइड्रोस्फीयर में क्या होता है? बेसिकली वाटर होता है। लिथोस्फीयर में क्या होता है? ज़मीन होता है, लैंड होता है। और बायोस्फीयर में क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीव जंतु हैं, सब बायोस्फीयर के अंतर्गत आएंगे। और लिथोस्फीयर में हम लोग लैंड के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोस्फीयर में हम लोग वाटर के बारे में पढ़ेंगे, और एटमॉस्फेयर में जानेंगे कि एयर का उसमें क्या भूमिका होता है। फिर हम अगर कंपोनेंट की बात करते हैं, अगर बात करते हैं किसमें? इन्वायरमेंट में, तो हमारा अगला कंपोनेंट क्या हो जाता है? ह्यूमन इंटरेक्शन। क्या हो जाता है? ह्यूमन इंटरेक्शन। यानी कि इंडिविजुअल हो गया, कोई सिंगल अकेला आदमी हो गया, फैमिली की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, या किसी धर्म की बात करते हैं, या किसी शिक्षा एजुकेशन की बात करते हैं, या कोई राजनीतिक मामलों की बात करते हैं, या आर्थिक मामलों की बात करते हैं, तो वो भी किसके अंदर? इन्वायरमेंट के अंदर ही आएगा। और इन्वायरमेंट के अंदर और भी क्या कंपोनेंट है ना? इन्वायरमेंट के अंदर और भी कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? जैसे पार्क हो गया, बिल्डिंग हो गया, ब्रिज हो गया, पुल हो गया, रोड हो गया, इंडस्ट्री, मोनूमेंट्स, जितने भी सब हैं, सब क्या हैं? हमारे इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं, भाग हैं। ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। अगला कहता है हमारा कि नेचुरल इन्वायरमेंट किसे कहेंगे? नेचुरल इन्वायरमेंट किसे कहेंगे? तो नाम से ही पता चल रहा है कि कैसा इन्वायरमेंट है, नेचुरल इन्वायरमेंट है।
एनीथिंग सराउंड्स बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैसा कोई चीज़ जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से घिरा हुआ है, एंड वाज नॉट मेड बाई ह्यूमंस, जो कि इंसानों द्वारा नहीं बनाया गया है, उसको क्या कहते हैं? नेचुरल इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है? बोथ, दोनों तरीके के, बायोटिक और अबायोटिक, ठीक ना, बायोटिक भी होता है और अबायोटिक भी होता है, किसमें? नेचुरल इन्वायरमेंट में शामिल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देख लेते हैं कि अब बायोटिक और अबायोटिक में क्या होगा। यहाँ पे हमने क्या देखा? अबायोटिक, और यहाँ पे क्या देखा? बायोटिक। तो बायोटिक को हम लोग कह सकते हैं कि ये किस तरह का इन्वायरमेंट है? ये है एक तरह से आपको फिजिकल इन्वायरमेंट। ऐसा इन्वायरमेंट है फिजिकल इन्वायरमेंट। और ये कैसा इन्वायरमेंट है? ये है बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। बायोटिक को हम लोग बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं और अबायोटिक को फिजिकल इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट को हिंदी में अगर कहा जाए तो इसे कहते हैं भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, और इसे जैविक पर्यावरण। समझ गया? तो हम लोग यहाँ देख रहे थे कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या शामिल हो सकता है। नेचुरल इन्वायरमेंट में आपको बायोटिक भी शामिल हो जाएगा, नेचुरल इन्वायरमेंट में आपको बायोटिक भी शामिल हो जाएगा और अबायोटिक भी शामिल हो जाएगा, यानी कि फिजिकल भी और बायोलॉजिकल भी चीज़ें शामिल हो जाएंगी इसमें। ठीक, तो आगे फिर नेचुरल इन्वायरमेंट को अलग अलग भाग में बांट दिया गया, क्या है? इसमें लिथोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर में, एटमॉस्फेयर में और बायोस्फीयर में। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है और बायोस्फीयर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर लिथोस्फीयर की बात किया जाए, लिथोस्फीयर क्या नाम है इसका? लिथोस्फीयर। तो इसको हम लोग कहते हैं थलमंडल, है ना। तो देखिए इसमें इट इज़ सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जो धरती है ना, हमारा जो धरती है उसका जो टॉप लेयर है उसे क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर, है ना, जो कि क्या होता है? हार्ड होता है। तो धरती का ऊपरी लेयर जो कि काफ़ी हार्ड होता है उसी को हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड कवर्ड बाई थिन लेयर ऑफ सॉयल। ये पत्थरों से, खनिजों से और मिट्टी के एक पतले लेयर से क्या होता है? ये घिरा हुआ रहता है। इट इज एन इरेगुलर सरफेस। इसका सरफेस कैसा है? इरेगुलर है, बराबर नहीं, ऊबड़ खाबड़ है। कहीं कहीं पठार है तो कहीं माउंटेन्स है, तो कहीं प्लेन है तो कहीं वैली है ना, तो कोई घाटी है तो कहीं नदी है ना। तो इसीलिए क्या है, इसका जो सरफेस है वो कैसा है? ऊबड़ खाबड़ है ना, बिल्कुल भी प्लेन नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि जैसा हम लोग फिगर में देखते हैं कि बिल्कुल प्लेन है, वैसा प्लेन नहीं होता। इसके ऊपर अलग अलग तरीके के लैंड फॉर्म्स होते हैं, कहीं ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होता है, कहीं ऊंचा होता है, कहीं नीचा होता है। ठीक है, आगे कहता है कि द डोमेन प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ग्रेजिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। तो ये जो लिथोस्फीयर है, हमें ये क्या प्रोवाइड करता है? हमें जंगल प्रोवाइड करता है। इसी धरती पे क्या होगा? जंगल होगा ना। और इसी धरती पे क्या होगा? जानवरों को चरने के लिए, इसी धरती पर जानवरों को चरने के लिए चारा भी होगा, खेती करने के लिए यहाँ पे ज़मीन भी होगा, और इंसान को बसने के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए क्या होगा? जगह होगा। तो हम लोग अगर देखते हैं कि इंसान कहाँ बसता है, इंसान तो बसता है किसके ऊपर? लिथोस्फीयर के, धरती के ऊपर बसता है ना। धरती के ऊपर मतलब लिथोस्फीयर पे इंसान बसता है। जानवर कहाँ चलेंगे? धरती के ऊपर, लिथोस्फीयर पर। खेती के लिए हमें ज़मीन कहाँ से आएगा? लिथोस्फीयर पर। यानी कि हमारे लाइफ में, हमारे इन्वायरमेंट में जो लिथोस्फीयर है वो मेन चीज़ है ना। बिना इसके जीवन संभव नहीं है। इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। क्या है? इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। और ये किसका संसाधन है? ये है मिनरल वेल्थ। यहाँ से बहुत सारे खनिज मिलते हैं। अब लिथोस्फीयर से क्या मिलता है? अगर इसको खुदाई किया जाए, जहाँ पे खनन होता है, जहाँ पे खुदाई होता है, वहाँ पे इसी जगह से हमें अलग अलग प्रकार के खनिज भी मिलते हैं। ठीक है, आई होप आपको लिथोस्फीयर समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि हाइड्रोस्फीयर किसे कहते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर मीन्स जलमंडल। हाइड्रोस्फीयर मीन्स क्या होगा? जलमंडल। तो वैसा मंडल
जो जल के बारे में जानकारी देगा। देखिए, हाइड्रोस्फीयर इज द डोमेन ऑफ वाटर, किसका है, वाटर के बारे में इसमें पढ़ना है। इट कंप्राइज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशन एट्सेट्रा, है ना। तो इस डोमेन में क्या होता है, इसमें नदियाँ, झरना, सी, ओशन, नदी, ये सब किस में आ जाएगा, हाइड्रोस्फीयर का अंग हो जाएगा। इट इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये तो बहुत ज़रूरी है। बिना हाइड्रोस्फीयर के, बिना जल के क्या जीवन संभव है? किसी भी जीव जंतु के लिए हाइड्रोस्फीयर का होना बेहद ही ज़रूरी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं किसका, एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर मीन्स होता है वायुमंडल। एटमॉस्फेयर मतलब होता है वायुमंडल। तो अब जरा वायुमंडल के बारे में देखते हैं। एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या है, धरती के चारों ओर एक पतली परत है जो कि धरती को घेरे हुए है। मान लीजिए हमारा धरती है, मान लीजिए क्या है, हमारा धरती है, और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक पतली परत चढ़ी हुई है, और इसी पतली परत को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी पतली परत को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं ना। तो ये इसका क्या काम होता है, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। ये ना, ये बहुत सारे अलग अलग गैसों से बनी होती है। डस्ट, इसमें डस्ट भी होते हैं, वाटर पेपर होते हैं, वाष्प भी होते हैं इसमें। तो चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। जब जब एटमॉस्फेयर में बदलाव आता है तब हमें क्या देखने को मिलता है, वेदर में, मौसम में और जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, है ना। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी के चलते क्या है, अर्थ के चारों ओर ये जो एटमॉस्फेयर है ये टिका हुआ है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा, ये हमारा एटमॉस्फेयर एक जगह टिका नहीं रहेगा और ये एटमॉस्फेयर नहीं कहलाएगा फिर। ठीक है, अगला बात कहता है द इट प्रोटेक्ट्स अस, ये हमें बचाता है किससे, हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन के तीखे प्रकाश से, और हमें बचाता है। या हार्मफुल रेज में, ये हार्मफुल रेज कौन कौन सी होती हैं, यूवी रेज, सॉरी कौन सा रेज, यूवी रेज। यूवी रेज को क्या कहते हैं, फुल फॉर्म इसका क्या होता है, यूवी रेज मीन्स हो जाएगा आपको अल्ट्रा वायलेट रेज। कौन सा रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज ना। अल्ट्रा वायलेट रेज को हिंदी में कहते हैं पराबैंगनी किरण। क्या कहते हैं, पराबैंगनी किरण। तो पराबैंगनी किरण क्या होता है, हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो ये जो परत है, एटमॉस्फेयर की जो परत है, जो वायुमंडल का जो परत है, वो क्या करता है, हमें ये जो लेयर है ये हमें सूरज के हार्मफुल रेज से, यानी कि पराबैंगनी किरण से हमें बचाने का भी काम करता है। तब तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अगला है बायोस्फीयर, है ना। बायोस्फीयर में क्या होता है, बायोस्फीयर में देखिए, द लिविंग वर्ल्ड इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अगर कोई आपसे बायोस्फीयर का डेफिनेशन पूछे तो आप बोलेंगे कि जो जीवित दुनिया है ना, वही क्या है, बायोस्फीयर है ना। द प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। तो जो पादप हैं और जो जंतु हैं, दोनों मिल करके आपस में क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। यानी कि साथ साथ पर्यावरण में जीव भी रहते हैं और पेड़ पौधे भी रहते हैं, वही क्या कहलाएगा, बायोस्फीयर कहलाएगा। इट इज़ ए नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड टू सपोर्ट लाइफ। ये ऐसा जोन है जहाँ पर भूमि, पानी और हवा, क्या, हवा, तीनों साथ मिलकर के जीवन को संभव बनाते हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा बायोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में अगर बात करें हम, इकोसिस्टम के बारे में, तो इकोसिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, इट इज़ ए सिस्टम फॉर्म बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर। जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जीव रहते हैं धरती पर, सब आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे का इंटरेक्शन करते हैं। ठीक, एंड विद द फिजिकल एंड द केमिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। और इस इन्वायरमेंट में, इस पर्यावरण में
इस वातावरण में जितने भी फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स हैं, जितने भी भौतिक और रासायनिक फैक्टर हैं, उनसे क्या करता है, मतलब एक मिलाप रखता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जीते हैं। ऑल लिंक्ड बाई ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, और इस तरह से क्या होता है, इकोसिस्टम का निर्माण होता है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन ईच अदर। हम लोग क्या हैं, सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। जितने भी प्लांट हैं, जितने भी एनिमल हैं और जितने भी इंसान हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। एंड देयर इमीडिएट सराउंडिंग टू फॉर्म एन इकोसिस्टम, और उनके जो इमीडिएट सराउंडिंग होते हैं, यानी कि उनके आसपास वाला जो वातावरण होता है, वही क्या बनाता है, इकोसिस्टम बनाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हमारा लास्ट टॉपिक है कि ह्यूमन इन्वायरमेंट। क्या है हमारा, ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विथ इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो हम लोग क्या है, इंसान इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से, वातावरण से हम लोग क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, है ना। इंटरेक्ट करने पर क्या होता है, और हम लोग अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेते हैं। जैसा इन्वायरमेंट, उसके अनुसार हम लोग अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, ह्यूमन नीड्स ग्रीव एंड बिकम मोर वेरिड। जैसे जैसे समय बीतता है, वैसे वैसे हम लोग इन्वायरमेंट के अनुसार ढल जाते हैं। जैसे पहले के लोग वो जंगल में गुफा बना कर रहते थे, या जंगल में पेड़ पत्ती का घर बना कर रहते थे। लेकिन जैसे जैसे इंसान ने क्या किया, अपने आप को इन्वायरमेंट में जैसे जैसे हार्श कंडीशन होता गया, जैसे जैसे कठिन कंडीशन आता गया धरती पे, तो लोग ने झोपड़ी से मिट्टी का घर बनाया, मिट्टी से अब आजकल तो बड़े बड़े बिल्डिंग बनने लगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल रहे हैं। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज इन्वायरमेंट। इंसान ने क्या सीखा, इंसान ने सीखा कि इन्वायरमेंट को कैसे यूज करना है, नए नए तरीके सीखे, और उनमें बदलाव कैसे कैसे करना है वो सीखा। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, उन्होंने अनाज उगाना सीखा। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जानवरों को पालतू बनाना सीखा। एंड लीड ए सेटल लाइफ, है ना, और एक सेटल लाइफ जीने लगे। यानी सेटल मतलब लाइफ मतलब होता है कि पहले के लोग क्या होते थे कि आज आज इस जगह पे हैं, है ना, आज इस जगह पे हैं, अब यहाँ पे मान लीजिए बहुत धूप पड़ने लगा, यहाँ पे पानी की कमी हो गई, तो कल कहाँ लोग जाके बस जाते थे, दूसरे जगह बस जाते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, लोगों ने, इंसान ने अपने आप को इन्वायरमेंट के अनुसार ढाल लिया, और लोग एक ही जगह पर पूरा जीवन यापन करने लगे। द व्हील वाज इन्वेंटेड, है ना, व्हील का आविष्कार हो गया। सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस्ड, है ना, और भारी मात्रा में अनाज का उत्पादन होने लगा। बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड। बार्टर सिस्टम मतलब किसी सामान के बदले किसी सामान का लेन देन करना क्या कहलाता है, बार्टर सिस्टम कहलाता है। वो चीज़ आया सामने। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि हमको अगर आटा चाहिए और आपके पास चावल है ना, आपके पास चावल है और हमारे पास आटा है, हमको अगर चावल चाहिए तो क्या करें, हम आपको आटा दे देंगे और आप उसके बदले हमें चावल दे देंगे। तो ये कहलाता था बार्टर सिस्टम। ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड, ना, व्यापार करना शुरू हुआ और कमर्शियली क्या हो गए, धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से क्या हुआ, जैसे जैसे इंडस्ट्री लगने लगी इंडिया में या पूरे विश्व में, तो क्या हो गया, हम लोग धीरे धीरे भारी मात्रा में चीज़ों का प्रोडक्शन करने लगे। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, रोड बनने लगे, रेलवे बनने लगे, हवाई रास्ता जो है, हवाई यात्रा आसान हो गया, पानी से लोग आना जाना करने लगे, यानी समुद्री रास्ता भी आसान हो गया। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया, बहुत फास्टर हो गया। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इन्फॉर्मेशन रिवोल्यूशन भी क्या हो गया, कम्युनिकेशन को, संचार माध्यम को काफ़ी आसान बना दिया, और हम लोग पूरी दुनिया एक छोटा दिखने लगा हमको, और हम लोग एक दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते थे, है ना। तो कम्युनिकेशन आसान हो गया। इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है वो एंड होता है। तो आई होप इसको आपको समझ में आ गया होगा। जिसको ये टॉपिक समझ में नहीं आया होगा, कोई भी टॉपिक, तो इस वीडियो को फिर शुरुआत से देखेगा, एक बार देखेगा, 2 बार देखेगा, आई थिंक उसको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही हमारा जो चैप्टर था और एनवायरनमेंट। तो मिलते हैं हम अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।